भावनाएं हैं, बट इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे पर्यावरण पे ज़्यादा प्रदूषण का भार ना पड़े और हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रख कर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। Fantastic, very good. Oh, ভালো গেছ, oh ভালো গেছ। छोड़ चले झूठी दुनिया को, छोड़ चले प्यार। London out of the world, beautiful. प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करे। सुरों का एकलव्य, सुरों का एकलव्य। मैं आपको आगाह किए देता हूँ, अगर आप गोश्त फाड़ा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पानू बाबू मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विधान विधाता की देन है। अगर ऐसा है तो मुझे विधाता से प्रार्थना है कि ऐसे साम्राज्य के नष्ट होने का श्राप दे। हमारा बिनोय किसी चीज की कमी हो तो उसे खोज ही निकालता है, और जब मिल जाता है तो जान से प्यार करता है। निंदा बाहर से बैठकर की जाती, लेकिन निर्णय लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है, और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारित नहीं किया जा सकता। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। अपने पुत्र को बिठाया गद्दी पर, अब थी बगावत की बारी। झुकी नहीं अंग्रेजों के सामने और बन गई वो क्रांतिकारी। लड़ती रही निडर, रखा अपनी मातृभूमि को सुरक्षित। आत्मसम्मान के बल पर किया लाखों सिपाहियों को प्रेरित। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा। ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम ने, पहचान गई थी अंग्रेजों का झांसा। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना, और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में, और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। देश और अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल। बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिट छाप, और जला गई स्त्री साहस की मशाल। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया
किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल। अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का और एक ऐसे शायर का जो उर्दू शेर व अदब के आसमान पे रोशन है। ये नाम है आरज़ू लखनवी का। आज के इस एपिसोड में हम आरज़ू लखनवी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। आरज़ू लखनवी का असल नाम सैयद अनवर हुसैन था और उनकी पैदाइश 16 फरवरी 1873 में लखनऊ के एक इल्मी और अदबी खानवादे में हुई। उनके अब्बा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे और उनकी वालदा का ताल्लुक भी एक इल्मी घराने से था। उनके वालिद शायर थे और यास तखल्लुस किया करते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी की तरफ रग़बत बहुत बचपन से हो गई थी। फिर बहुत जल्द जलाल लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आरज़ू की विलादत 17 फरवरी 1873 को लखनऊ के मोहल्ला माधुराम की बारादरी में हुई। उनके वालिद का नाम ज़ाकिर हुसैन था जो शायर थे और यास तखल्लुस था। उनके बड़े भाई यूसुफ भी शायर थे और उनका क़यास तखल्लुस था, लेकिन आरज़ू लखनवी ने अलग राह निकाली। शेरी उसलूब उन दोनों से जुदा था। 5 साल की उम्र में लखनऊ के मशहूर व मारूफ उलेमा से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी की शागिर्दी में शेर कहना शुरू किया। घर में शेर व सुकन का चर्चा था, अदबी माहौल था। शेर व सुकन विरसे में मिला था, इसलिए शायरी के माहौल ने उन्हें बचपन से ही अपनी तरफ राग़िब किया। जलाल लखनवी से इल्म उरूज़ हासिल करने से उनके शेर व सुकन में पुख्तगी आ गई। जलाल लखनवी के शागिर्द होने की वजह से आरज़ू का शुमार दबिस्तान नासिक में होता है। जलाल लखनवी रश्क के शायर थे और रश्क का शुमार नासिक के ख़ास शागिर्दों में होता है। इस तरह से आरज़ू लखनवी का सिलसिला तलामज़ा दबिस्तान नासिक से मिलता है। आरज़ू लखनवी बचपन से ही क़ादिरुल कलाम शायर थे। कम उम्री में ही एक उस्ताद ने उनको मिसरे तरह दिया और चैलेंज किया कि इस तरह में जुल्फ़ की रियायत के बग़ैर 2 दिन के अंदर एक भी शेर कह दो तो मैं तुम्हें शायर मानूंगा। आरज़ू लखनवी ने मिसरे तरह देखा और 2 दिन तो क्या, थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में ही उन्होंने पूरी एक गज़ल जिसमें 11 अशार थे कहकर उस्ताद को दे दी। रक़ीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, रक़ीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, के रोज़ आके डराते हैं हमको ख्वाब में सांप। हमारा दर्द जिगर आसमां का तीर शहाब, मुकाबले को चले सांप के जवाब में सांप। इसी तरह एक बार उनके वालिद ने अपनी गज़ल इस्लाह के लिए दी तो वालिद ने गज़ल को बड़े भाई यूसुफ को दे दी। इस वक्त तक वालिद को ये नहीं पता था कि आरज़ू लखनवी शायरी करते हैं, क्योंकि आरज़ू लखनवी ने अपनी राह खुद बनाई थी, उसलूब अपना अलग बनाया था। वो किसी के पाबंद नहीं होना चाहते थे। गोरे गोरे चाँद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चाँद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मतवाली आँखें हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को डॉक्टर संकल्प जायसवाल की मखमली आवाज़ में सुनते हैं और महजूज होते हैं।
गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मत वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। सूझती है सी ही नहीं जो फूटने वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेजिसके अंधेर हैं सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। बेजिसके अंधेर हैं सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। जी का है ये बावलापन या भोली भाली बातें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, काली काली आंखें हैं, हाँ काली काली आंखें हैं। खिजा का भेष बनाकर बहार ने मारा, खिजा का भेष बनाकर बहार ने मारा, मुझे दो रंगिए लैलो नहार ने मारा। नाजरीन, जब हम आरजू लखनवी की शायरी पे बात करते हैं और उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी शायरी में सादगी और नुदरत नज़र आती है। उनकी शायरी ज़मीन के करीब है, यानी वो जो देखते हैं वही बात कहने के कायल हैं। उनके बारे में आल अहमद सुरूर ने कहा है कि शायर ने शायरी की ज़बान में आम बोल चाल को करीब लाकर शायरी पर एहसान किया है, यानी शायरी की ज़बान और दुनिया की ज़बान एक जैसी है। शायर शायरी में जितनी आसान ज़बान पेश करेगा, लोगों के दिलों तक शायरी आसानी से पहुँचेगी। आइए नाजरीन, इस बारे में मज़ीद एक्सपर्ट से सुनते हैं। आरजू लखनवी ने उर्दू ज़ुबान की आबियारी में जो अहम रोल अदा किया वो अपने अंदर एक वुसअत और तनव्वु रखता है। आरजू लखनवी का शुमार उन कादिरुल कमाल शुअरा में होता है, उन कादिरुल कलाम शुअरा में होता है जिन्होंने उर्दू की बुनियादी ज़रूरतों का जायज़ा लेकर मुफीद इस्लाह की। उनकी आला सलाहियतों की बुनियाद पर ही जलाल लखनवी के इंतकाल के बाद 1909 में जलाल लखनवी की जानशीनी उनके सुपुर्द की गई। आरजू को उर्दू गज़ल में इनफरादी अहमियत हासिल है। उनकी गज़लों का पहला मजमुआ 1924 में शाया हुआ, जिसका नाम फ़ुगाने आरजू है। इसमें सादा लबो लहजे की गज़लें हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं फ़ारसी के अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आरजू लखनवी का दूसरा शेरी मजमुआ जहाने आरजू 1936 में शाया हुआ और तीसरा मजमुए का नाम सुरीली बासरी है जो 1938 में शाया हुआ, जिसमें दावा किया है कि इसमें आरजू लखनवी ने ख़ुद दावा किया है कि इसमें
हिंदी के अल्फाज हैं, इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए हैं। इसमें नस्र के तौर पर भी 2 अफसाने हैं जिसमें खालिस उर्दू शायरी का खालिस उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चौथा दीवान निशान आरज़ू 1943 में मंजर आम पर आया। आरज़ू लखनवी की शायरी में देहलवी रंग और लखनवी अंदाज का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। आरज़ू की ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज आए। तलाश मुआश के लिए उन्होंने कई शहरों के सफ़र भी किए। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। नाजरीन, इस रोमानवी गज़ल को आइए सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे चुप है शिकवों की एक बंद किताब, चुप है शिकवों की एक बंद किताब, उससे कहने का ढब नहीं आता, उससे कहने का ढब नहीं आता। जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन, भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन, पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, कब नहीं
आता, हाँ, कब नहीं आता। किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। नाजरीन, आरजू लखनवी बहुत तेज शेर कहा करते थे। एक दफ़ा एक उस्ताद शायर ने मुश्किल ज़मीन में एक मिसरा तरह उनको दिया और ये कहा कि हज़रत, अगर आप इस पे मिसरा लगा दें तो मैं आपको शायर कबूल कर लूँ। उन्होंने ना कि सिर्फ उस पे मिसरा लगाकर शेर कहा, बल्कि 11 शेरों की गज़ल कह कर दी। नाजरीन, आरजू लखनवी ने शायरी की दीगर असनाफ पर भी तबाह आजमाई की। उन्होंने नात लिखी, मरसिये लिखे, मसनवी लिखी। इसके अलावा उनकी नस्र पर भी दस्तरस थी और मज़ीद उन्होंने फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और 2 दर्जन से ज़्यादा गाने लिखे। आरजू लखनवी ने शायरी में नए तजुर्बात किए। उनके यहाँ मुतनव्व मौज़ूआत मिलते हैं। आरजू की गज़ल में ऐसा अंदाज़ मौजूद है जिसमें क्लासिकी गज़ल का रस और रचाव और नए माहौल और तकाज़ों का शऊर दोनों चीज़ें मौजूद हैं और इसका सिलसिला उनके आखिरी ज़माने के कलाम तक पहुँचता है, जिसमें रफ्ता रफ्ता सोज़ो गदाज और असर आफरीनी का इजाफ़ा होता रहा। यही वजह है कि अपने मासरीन में आरजू लखनवी की शख्सियत और शनाख्त जुदा गाना मालूम होती है। जब गज़ल वारदात क़ल्बी, जज्बात व कैफियत से सजी हुई थी और शुआरा के कलाम को रियायत लफ्ज़ी, तशबीहात व इस्तारात के साथ नुक्ता आफरीनी मुनफरिद और मकबूल बनाती थी, उसी दौर में आरजू ने अपनी राह अलग बनाई और हम असरों में अपना नाम और मुकाम बनाया। उनकी शायरी के मुताले से वाज़ह होता है कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर एक पाबंदी लगाकर खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान में एक मजमुआ सुरीली बासरी पेश किया। हालांकि शायरी के आगाज़ से ही उर्दू गज़ल पर फ़ारसी ज़ुबान का गलबा रहा है। तमाम ख़यालात, तलमीहात, तशबीहात वग़ैरह फ़ारसी से मुस्तार हैं, लेकिन आरजू लखनवी ने हिंदुस्तानी फ़िज़ा में हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल करने की कामयाब कोशिश की। सुरीली बासरी के अलावा फ़ुगान आरजू, जहान आरजू, निशान आरजू में भी उन्होंने सादा लबो लहजे में अपने जज्बात का इजहार खूबी के साथ किया है। आरजू लखनवी के कलाम में नुदरत है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी ज़मीन से मुंसलिक करने की कोशिश की, इसलिए उनकी शायरी में हिंदुस्तानी फ़िज़ा सांस लेती हुई नज़र आती है और हिंदुस्तानी तहज़ीब की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। आशिक़ को माशूक़ की जुदाई का मंज़र बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, आसान काम आपने मुश्किल बना दिया। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। दिल दे रहा था
मुश्किल बना दिया। दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया। दिल दे रहा था। उस शाने आजिज़ी के फिदा जिसने आरज़ू, उस शाने आजिज़ी के फिदा जिसने आरज़ू, हर नाज हर गुरूर के, हर नाज हर गुरूर के काबिल बना दिया। हर नाज हर गुरूर के काबिल बना दिया। आसान काम आपने, आसान काम आपने मुश्किल बना दिया। दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया। बेदिल बना दिया। हाँ, बेदिल बना दिया। आज के इस एपिसोड में हमने आरजू लखनवी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। नाजरीन, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें।